जय हिंद दोस्तों। एचपी सुपर 20 सीरीज नंबर 5 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये वीडियो जो है हमने हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट होने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं उनको ध्यान में रख के बनाई हुई है। और इस वीडियो में हमने जो कवर किए हैं टॉपिक वो है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि भारत को मिला है 85वां स्थान। इसमें भारत को मिला है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को 85वां स्थान और दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो है जापान का है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये नीचे से चौथे नंबर पर है और चीन जो है वो 17वें नंबर पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। यह भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। 4 ऑप्शन है। अशोक निगम, अरविंद प्रजापत, राज अय्यर या फिर रमेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राज अय्यर जो हैं वो अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। अय्यर जो हैं प्रतिबंधी चीन एवं रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना को डिजिटल स्तर पर मुकाबला करने के लिए आधुनिकीकरण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन जो है वो करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है वो जनरल नॉलेज से संबंधित है। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है। एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विशाल तिवारी या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, माना जाता है। बात करें हरित क्रांति की शुरुआत की तो सन 1966-67 में इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को 1966-67 में इसका प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति विशाल तिवारी से संबंधित है और सिल्वर क्रांति की बात करें तो सिल्वर क्रांति से इंदिरा गांधी जो है वो संबंधित है और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा गया है श्रीमती सीतारमण जो दूसरी रक्षा मंत्री है भारत की, तो पहली रक्षा मंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन है। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही जवाब है इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो भारत की पहली रक्षा मंत्री बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी जी बनी थी। और इंदिरा गांधी कब बनी थी तो 1970 में जब वो प्रधानमंत्री थी तो प्रधानमंत्री पद के साथ साथ उनके पास रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी था और वो भारत की पहली रक्षा मंत्री थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। क्या ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, विक्रमी संवत पर आधारित है या फिर अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह जो है वो शक संवत 78 AD पर ये आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को जो है इसे अपनाया गया है। चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। कई बार ये भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है। तो चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का जो है वो प्रथम महीना है। अब अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा जो शब्द लिया गया है तो अरबी भाषा के सहरा से ये लिया गया है। सहरा का जो अर्थ होता है वो मरुस्थल ही होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है जो कि हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी द्वारा खोजी गई 600 वर्ष पुरानी मनुस्क्रिप्ट की भाषा क्या है। क्या इसकी भाषा संस्कृत है, पाली है,
भोटी है या फिर उर्दू है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इसकी जो भाषा है वो भोटी है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ पर मिली है, तो ये मिली है स्पीति वैली में ये मिली है। और इसमें जो है आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज इलाज जो है वो बताया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। चार ऑप्शन है मियाँ गोवर्धन सिंह, शांता कुमार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगमोहन ब्लोखरा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा। उन्होंने लिखी थी उसने कहा था कहानी। इनके पिता जो थे वो गुलेर थे इसलिए उनका नाम जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी रखा गया। और इनका जो बचपन बीता है वो जयपुर में ये बीता है। इनके पिता जो थे वो जिला कांगड़ा के गुलेर से संबंध रखते थे और इनका जो जन्म हुआ है वो जयपुर में हुआ है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं, चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। और 1960 में उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो है बिमल रॉय। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है अंद्रेटा जिला कांगड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या ये निकोलस रोरिक के लिए प्रसिद्ध है, नोरा रिचर्ड के लिए, बाबा कांसीराम या फिर सरदार दूनीचंद के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी, नोरा रिचर्ड के लिए जिला कांगड़ा का अंद्रेटा जो है प्रसिद्ध है। क्योंकि नोरा रिचर्ड का जो घर है वो जिला कांगड़ा के अंद्रेटा में है। मई 1925 में नोरा रिचर्ड जो है जिला कांगड़ा में आकर बस गई थी। उनकी मुख्य रचना है कंट्री लाइफ। परीक्षा में काफ़ी बार ये प्रश्न आ जाता है कि कंट्री लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है, तो ये है नोरा रिचर्ड जी। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है सरदार सोबा सिंह हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर रहते थे, कुफरी जिला कांगड़ा, लाहौल घाटी या फिर वीड विलिंग में। तो इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सरदार सोबा सिंह का जो घर है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर था, जिला कांगड़ा में ये कहाँ पर था। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से संबंधित है। प्रश्न है दी डायनामो कन्वर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो डायनामो जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ये भी जनरल साइंस से संबंधित है। इसमें पूछा गया है एस्प्रिन इज केमिकली नोन एज। एस्प्रिन का जो केमिकली नाम है वो क्या है। तो एस्प्रिन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से संबंधित है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्स रेज के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। अगला प्रश्न है हिंदी से संबंधित है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। अर्थ की दृष्टि से इसमें वाक्य भेद बताना है। क्या ये प्रश्नवाचक है, संदेशवाचक है, विस्मयवाचक है या फिर निषेधवाचक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विस्मयवाचक, क्योंकि इसमें जो विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इस चिन्ह को जो विस्मयवाचक चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल्प प्राण का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि द जो है वो अल्प प्राण का उदाहरण है। अल्प प्राण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और जब इनको बोला जाता है तो मुंह से कम वायु निकलती है और इनकी जो संख्या है वो 20 है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण जो होते हैं पहले, तीसरे और पांचवें वर्णों के पहले, तीसरे और पांचवें जो होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। अगला प्रश्न है उसकी चोरी पकड़ी गई रेखांकित वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यहां पर हो रही है संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है इसमें इडियम या फिर प्रोवर्ब का जो है मतलब बताना है। तो इसमें बताया गया है ए लेडीज मैन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है एट सी मीन्स। एट सी का क्या मतलब होगा। तो इसका होगा मतलब आउट ऑफ फेवर।
अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 12 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v की वैल्यू आपको बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, जो दोनों साइडें उसमें बराबर होती हैं, तो यहाँ पर उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर आ गया 144 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो 169 से 144 गए, यहाँ हमारे पास बचे 25, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 और v की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास 5। अगला प्रश्न है, ए डाई इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 इज। तो डाइस में जो होते हैं वो 6 नंबर होते हैं और उसको एक ही बार फेंका जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि नंबर 3 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 3 से अधिक आने की हमारे पास आधी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 ही होगी, क्योंकि 6 तो उसमें कुल नंबर होते हैं, तो 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी उसमें आधी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो प्रश्न पूछा है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें उसका आंसर ज़रूर बताएं। आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप हमें सर्च भी कर सकते हैं @HP जनरल नॉलेज 53, @HPGK53। ये सर्च करके भी आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।